Hello students, I am Deepti Rangnani, Associate Professor Chemistry. Today we will study the topic of BSc Part 2 Thermodynamics, and in this series today we will discuss heat of reaction at constant pressure and constant volume. स्थिर दाब पर और स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा। स्थिर दाब पर यदि कोई गैसीय अभिक्रिया ऊष्मा का अवशोषण करती है, यानी QP, स्थिर दाब के लिए ऊष्मा जो अवशोषित होती है उसे हम कहते हैं QP एट कांस्टेंट प्रेशर Q इज इक्वल्स टू होगा डेल्टा H, तो उसके आयतन में वृद्धि होती है और अवशोषित ऊष्मा जो है वो गैसीय तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है और कार्य भी करती है। और स्थिर दाब पर जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी और गैसीय तंत्र पर कुछ कार्य किया जाएगा। अब यदि अभिक्रिया स्थिर आयतन पे होती है तो कार्य नहीं होगा। अवशोषित ऊष्मा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे QV से और वो बराबर हो जाएगी डेल E के। तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। अब हम इससे निष्कर्ष निकल सकते हैं कि स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा और स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा का जो अंतर होता है वो गैसीय तंत्र के द्वारा किया गया दाब आयतन कार्य के बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं QP माइनस QV इज इक्वल्स टू P डेल V। QP को हम लिख सकते हैं डेल H, QV को हम लिख सकते हैं डेल E और इज इक्वल्स टू P डेल V। अब डेल H इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल E प्लस P डेल V। अब स्थिर दाब P पर आयतन में परिवर्तन डेल V है। इस अभिक्रिया में केवल ठोस और द्रव पदार्थ ही भाग लेते हैं तो आयतन में परिवर्तन डेल V उपेक्षणीय होता है। तो हम लिख सकते हैं डेल H इज इक्वल्स टू डेल E, लेकिन किसके लिए? केवल ठोस और द्रव पदार्थों के लिए। वैसे अगर गैसीय अभिक्रिया है तो डेल V को हम नगण्य नहीं मानेंगे और डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P डेल V होगा। अब हम P डेल V को निकालने के लिए हम ये मानेंगे कि एक अभिक्रिया में गैसीय अभिक्रिया कारकों के मोलों की संख्या है NR, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मतलब NR, और गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या, इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं NP। इनके आयतन हैं VR और VP, तो हम P डेल V लिख सकते हैं P VP माइनस VR। P डेल V इज इक्वल्स टू PVP माइनस PVR। अब जो आदर्श ये गैस समीकरण है उसकी हम अनुपालना करें तो PVP इज इक्वल्स टू NPRT होता है और PVR इज इक्वल्स टू NRRT होता है। तो हम PVP माइनस VR लिख सकते हैं P डेल V इज इक्वल्स टू NPRT माइनस NRRT, और इसको हम लिख सकते हैं RT NP माइनस NR। अब हम जो इसको हम NP माइनस NR को हम लिख सकते हैं डेल NG। डेल NG क्या है? गैसीय उत्पाद के कुल मोल माइनस गैसीय अभिकारकों के कुल मोल। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल E प्लस डेल NG RT, यानी QP इज इक्वल्स टू QV डेल NG RT। अब अगर डेल्टा NG पॉजिटिव है तो डेल्टा H इज़ ग्रेटर देन डेल्टा E, QP इज़ ग्रेटर देन QV हो जाएगा। डेल NG ऋणात्मक है तो डेल्टा H लेस देन डेल E, यानी QP इज़ लेस देन QV हो जाएगा। और डेल NG ज़ीरो है तो डेल H इज़ इक्वल्स टू डेल E, QP इज़ इक्वल्स टू QV हो जाएगा। इसके जैसा हम एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लास में उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स या जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल बेंजीन के पूर्णतः ऑक्सीकृत होने पर 781 किलो कैलोरी मोल ऊष्मा मुक्त होती है। स्थिर आयतन पर इस अभिक्रिया की गणना कीजिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो इक्वेशन लिखनी है। 1 मोल बेंजीन है तो 1 मोल बेंजीन का पूर्ण ऑक्सीकरण करना है। पूर्ण ऑक्सीकरण करने पर प्रोडक्ट बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इक्वेशन को पहले बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद हम इसमें डेल NG निकालेंगे, मतलब गैसीय अवस्था में कौन से वाले रिएक्टेंट हैं। यहाँ पर गैसीय अवस्था में रिएक्टेंट हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी जो बेंजीन और वाटर है वो लिक्विड स्टेट में, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो डेल NG की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम यहाँ पर हमें डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है, T हमें दे रखा है, R हम किलो कैलोरी पर डिग्री पर मोल में लिखेंगे, और जो फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया है डेल H इज इक्वल्स टू डेल E प्लस डेल NG RT, उससे हम डेल E की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा का ताप पर प्रभाव, यानी किर्चॉफ इक्वेशन। एंथैल्पी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंथैल्पी और हीट ऑफ रिएक्शन।
प्रत्येक भौतिक या रासायनिक प्रक्रम जिसमें कि डेल्टा एच और डेल्टा ई के मान, उसमें जो डेल्टा एच और डेल्टा ई के जो मान होते हैं वो टेम्परेचर पर आधारित होते हैं, उसके फलन होते हैं और टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो प्रथम नियम है उसमें डेल्टा ई और डेल्टा एच के पर ताप के प्रभाव की गणना कर सकते हैं। इसके लिए हम एक काल्पनिक अभिक्रिया लेते हैं, जैसे ए गिव्स बी। ए एक या अधिक अभिकारकों को व्यक्त कर रहा है, बी एक या अधिक उत्पादों को व्यक्त करता है, एच ए और एच बी जो है अभिकारक और उत्पाद की एंथैल्पी को प्रदर्शित करते हैं। और हम एंथैल्पी में परिवर्तन अगर देखें तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा एच बी माइनस एच ए। अब इस इक्वेशन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लिख सकते हैं डेल बाय डेल टी ऑफ डेल एच इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल टी ऑफ एच बी माइनस डेल बाय डेल टी ऑफ एच ए। तो हम लिख सकते हैं, हमें पता है कि डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सी पी होता है, तो राइट हैंड में हम इक्वेशन लिख सकते हैं सी पी ऑफ बी माइनस सी पी ऑफ ए। अब हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, डेल बाय डेल टी ऑफ डेल एच एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू सी पी ऑफ बी माइनस सी पी ऑफ ए, या इसको हम लिख सकते हैं डेल सी पी। तो ये जो इक्वेशन है वो किर्चहॉफ इक्वेशन है। इसी तरह से ये वाला जो इक्वेशन है उसको हम स्थिर आयतन पर होने वाले अभिक्रिया के लिए अगर ज्ञात करेंगे तो हम वापस से डिराइव नहीं करेंगे इस इक्वेशन को, इसमें हम डेल एच की जगह डेल ई सब्स्टिट्यूट करेंगे और सी पी की जगह सी वी का उपयोग करेंगे। तो हम इक्वेशन को लिख सकते हैं डेल बाय डेल टी ऑफ डेल ई इज इक्वल्स टू डेल सी वी, और ये किर्चहॉफ इक्वेशन का दूसरा रूप है। अब हम दो अलग अलग तापों के बीच में किर्चहॉफ इक्वेशन लिखेंगे कि अगर दो अलग अलग टेम्परेचर है T1 और T2, उस पर पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन अगर डेल्टा H1 और डेल्टा H2 है, तो हम ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी है उसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स लगाएंगे डेल्टा H1 और डेल्टा H2 और T1 और T2। लिमिट्स लगाने के बाद इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा H2 इज इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल सी पी T2 माइनस T1। ऐसे ही हम ई वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा E2 इज इक्वल्स टू डेल्टा E1 प्लस डेल्टा CV T2 माइनस T1। यह भी किर्चहॉफ इक्वेशन कहलाती हैं। डेल्टा CV का जो मान है वो T2 से T1 ताप के मध्य स्थिर माना गया है, और यदि एक ही ताप पर डेल्टा H और डेल्टा E के मान ज्ञात होते हैं तो इन इक्वेशंस के द्वारा अन्य तापों पर इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। और अगर किसी अभिक्रिया की मानक अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात कर सकते हैं इसके द्वारा हम, क्योंकि प्रत्येक अभिक्रिया को 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 298 केल्विन पर कराया जाना संभव नहीं होता है, इसलिए इस स्थिति में भी हम अभिक्रिया ऊष्मा का उस ताप पर माप ली जाती है जिसमें वास्तव में अभिक्रिया हो रही होती है, या उसका मान आसानी से ले सकते हैं। फिर हम किर्चहॉफ इक्वेशन के द्वारा मानक अभिक्रिया ऊष्मा की भी गणना कर सकते हैं, जैसा कि हम इसमें इक्वेशन में दिखा रहे हैं कि इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। इंटीग्रेटेड इक्वेशन के बाद में हम जो है मानक अभिक्रिया ऊष्मा जो है उसको भी हम इसमें दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने सबसे पहले तो स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा पढ़ी है, उसके बाद हमने उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किया है, उसके बाद हमने एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप का प्रभाव पड़ा है जिसे कि किर्चहॉफ समीकरण से बता सकते हैं। और किर्चहॉफ समीकरण में हमने दो समीकरणें पढ़ी हैं। उसके बाद किर्चहॉफ समीकरण को इंटीग्रेट किया है और दो तापों के बीच में डेल्टा ई और डेल्टा एच का मान निकाल सकते हैं, और साथ के साथ हम मानक अभिक्रिया ऊष्मा का भी मान निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।